नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती पाठ 8 पूर्ण विश्राम का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी टेक्स्ट बुक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ से लेकर के आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के उत्तर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो अभी शुरू करते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठना, उसमें टिक मार्क कर सकते हो। चलो अभी यहाँ पे देखना, आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि सूचना के अनुसार कृतियां करो। बच्चों देखो, यहाँ पे सूचना दी गई है, उसके अनुसार आपको कृतियां करनी है। पहला है संजाल पूर्ण करो। तो बच्चों ये जो संजाल दिया गया है इसे आप लोगों को पूर्ण करना है। तो कैसे पूर्ण होगा बताती हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या है कि गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें, ठीक है। तो अभी गैरेज की सूची में लिखी हुई चीजें कौन कौन सी थी वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें थी बच्चों, तो देखो इसमें आप लिख सकते हो मोटर में हवा भरने की पिचकारी, फिर इसमें आप लिख सकते हो ट्यूब वाल, ठीक है। फिर इसमें आप क्या लिखोगे, रबड़ सॉल्यूशन, और इसमें क्या लिखोगे 1 गैलन इंजन ऑयल, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इस संजाल को पूर्ण करना है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आओगे ना तो यहाँ पे है आपका प्रश्न नंबर 2। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रवाह तालिका पूर्ण करो। देखो बच्चों, इसको कहते हैं हम प्रवाह तालिका। तो ये आपके पेपर में भी आ सकता है इस तरीके से डायग्राम बना करके, और वहाँ पे बोला जाएगा कि प्रवाह तालिका पूर्ण करो। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ वैसे ही आप लोगों को एग्जाम में भी करना है, ठीक है। तो क्या दिया इसमें, ध्यान से पढ़ो। जूहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, जूहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं कौन कौन सी थी वो आप लोगों को लिखना है। तो पहले बॉक्स में क्या लिखोगे, समाचार पत्र, गुलबंद व बेंडिंग सूट, ठीक है, बेदिंग सूट। फिर यहाँ पे दूसरा क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, नोट पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड और चिट्ठियाँ। यहाँ पे चिट्ठियाँ थोड़ा आप अच्छे से लिख लेना। देखो बच्चों, हिंदी में ना थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हो जाती है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है, सुधार लेंगे ना। चलिए अभी आगे चलते हैं। तीसरे में क्या लिखोगे, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस। और फिर चौथे वाले बॉक्स में क्या लिखोगे बच्चों, धूप का चश्मा, छतरी, धूप से बचने की क्रीम, कैंची, ब्रश, नया अखबार, समालोचना की 3 किताबें और कविता की कई कतरनें, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे आओगे तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, लिखो। क्या क्या लिखना है चलो मैं बताती हूँ। पर्यायवाची शब्द। बच्चों ऐनक का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो मैं आपको उत्तर बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि पर्यायवाची इसका मतलब क्या होता है। तो पर्यायवाची मतलब होता है बच्चों, जैसे अगर ऐनक है, ऐनक मतलब क्या होता है बच्चों, चश्मा होता है, बराबर। तो हम लोग ऐनक को और क्या कह सकते हैं, चश्मा कह सकते हैं, उपनेत्र भी कह सकते हैं, ठीक है। तो एक ही वो चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसके अलग अलग जो नाम है ना वो क्या हो जाएंगे आपके पर्यायवाची। जैसे अगर मैं समझिए कोई और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे सूरज, ठीक है। तो सूरज को और क्या क्या बोलते हैं, सूर्य कहते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे नाम है सूरज के, तो ये हो गए। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को देना चाहूँगी, जैसे कि शीशा, ठीक है। तो शीशा का पर्यायवाची क्या हो सकता है बच्चों, कांच हो सकता है, क्योंकि शीशे को कांच भी कहा जाता है कि नहीं। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पर्यायवाची शब्द है वो समझ में आया होगा, और अगर आपके पेपर में आया तो आप कर पाओगे ना। चलो बता देती हूँ अभी। ऐनक का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा बच्चों, चश्मा और उपनेत्र। उसके बाद यहाँ पे रात। तो रात का देखो यहाँ पे रात का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है। तो रात को और हम लोग क्या कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, रजनी भी कहते हैं, ठीक है। रजनी मतलब क्या होता है, रात ही होती है। और निशा भी कहते हैं, निशा मतलब भी क्या होती है बच्चों, रात ही होती है। उसके बाद अखबार। तो अभी अखबार को क्या क्या कह सकते हैं, समाचार पत्र और दैनिक, ठीक है, दैनिक भी कहते हैं ना किसको, अखबार को। उसके बाद यहाँ पे अगला है घर। तो घर को हम लोग क्या क्या कहते हैं बच्चों, सदन, गृह, निवास, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो भाषा बिंदु में क्या है कि निम्नलिखित समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। अभी आप लोगों को करना क्या है, देखो यहाँ पर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे हार है ना, तो इसी के समुच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्द। अभी इसका मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ।
जैसे अगर मैं बात करूँ हार की, तो हार को हम और क्या कह सकते हैं, पराजय भी कह सकते हैं, आभूषण भी कह सकते हैं, आभूषण, हाँ आभूषण भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि सुनो, ध्यान से सुनो, हार मतलब क्या होता है बच्चों, पराजय होती है। कोई खेल में हार जाता है तो क्या कहते हैं, हार, उसकी पराजय हो गई। और एक हार वो भी होता है पहनने वाला, आभूषण, समझ में आया। तो पराजय, हार का मतलब पराजय भी हो सकता है और आभूषण भी होता है। तो अभी दोनों का आपको क्या करना है, अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, वाक्य प्रयोग मतलब क्या होता है, जैसे वो जो शब्द है ना, उसको लेकर के हम कोई वाक्य बना रहे, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग कहते हैं। ओके, कोई आपको समझिए कोई शब्द दे दिया गया, जैसे दिन दे दिया मैंने आप लोगों को, और मैंने आप लोग को बोला कि आप क्या करो, देखो मैंने आपको दिन दे दिया, मैंने बोला इसका वाक्यों में प्रयोग करो, अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो आप क्या करोगे, इस शब्द को उठाओगे और इसको मिला करके कोई तो एक वाक्य बनाओगे। जैसे मैं बनाती हूँ कि मैं दिन भर पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं दिन भर पढ़ती हूँ, तो इसमें दिन आया कि नहीं, तो ये क्या हो गया, दिन का वाक्य प्रयोग। समझ में आया। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, देखो ये जो पराजय है ना, पराजय, इसका उपयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो देखो बनाए, युद्ध में शत्रु की सेना पराजय हुई, ठीक है। उसके बाद आभूषण, आभूषण का यूज करके आप एक वाक्य बना दो, तो क्या हो जाएगा, रानी के आभूषण बड़े ही सुंदर है, बहुत सुंदर है, बड़े ही सुंदर है, ये भी लिख सकते हो, बहुत सुंदर है, ये भी लिख सकते हो। वाक्य प्रयोग मतलब क्या, उस शब्द को उठाओ और वाक्य में प्रयोग कर दो, वाक्य बना दो उस शब्द का, खत्म। बहुत ही आसान होता है। अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझ लोगे ना, तो आपको ये 10th में भी काम आएगा, 9th में भी काम आएगा, आगे भी जब आप हिंदी पढ़ोगे तो आपको बहुत काम आएगा। चलो अभी वार, तो वार का मतलब क्या होता है बच्चों हिंदी में, तो वार का मतलब एक तो दिन होता है, दिन को भी हम लोग वार कहते हैं ना, सोमवार है, मंगलवार है, तो वार मतलब दिन होता है। और वार मतलब एक और इसका अर्थ होता है प्रहार, किसी के ऊपर क्या करना, प्रहार करना, चोट करना। तो इनका वाक्यों में प्रयोग आप देख सकते हो। वैसे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जो मैंने लिखा है ना, इसको ना लिख के आप खुद कोशिश करो वाक्य बनाने की। जैसे दिन का उपयोग करके आप एक वाक्य बनाइए, सोचिए, अपने दिमाग में ज़रा सोचिए, और वो यहाँ पे वाक्य आप लिख दीजिए। फिर प्रहार का उपयोग करके आप एक वाक्य बना सकते हैं। समझ में आया। ये भी लिख सकते हो, मैं ऐसा आपको मना नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को लिखने के लिए तो मैंने यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ ना, तो ये भी लिख सकते हो। या फिर अपने मन से अगर आप बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर पाओगे। अगला है हल, ठीक है। तो हल का मतलब क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, तो हल मतलब समाधान होता है ना। हमारे पास कोई सवाल है तो हम उसको क्या करते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, यानी वो क्वेश्चन है हम उसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। और एक और मतलब होता है खेत जोतने का यंत्र, है ना। हल से क्या किया जाता है, खेत को जोता जाता है, किसान क्या करते हैं, हल से खेत को जोतते हैं, ठीक है। तो दोनों भी अर्थ इसके हो सकते हैं। अभी वाक्य आप देखोगे तो पहला वाक्य मैंने क्या लिखा है कि राजू ने मेरी समस्या का समाधान किया, इसमें समाधान आ गया। पिताजी खेत जोतने का यंत्र खरीद लाए, इसमें देखो खेत जोतने का यंत्र आ गया। उसके बाद यहाँ पे है सीना, तो सीना का भी दो मतलब होता है बच्चों, क्या क्या, पहला तो सिलाई, है ना, हम कुछ मशीन पे सी रहे हैं तो वो हो गया सिलाई, सीना। और सीना मतलब एक छाती भी होता है ना। तो इसका देखो हिंदी में मतलब इसके दो दो अर्थ निकल रहे हैं, वर्ड तो एक ही है, शब्द तो एक ही है, लेकिन इसके अर्थ कैसे हैं, दो दो अर्थ निकल रहे हैं। वाक्य आप देख सकते हो, रमा ने छुट्टियों में सिलाई सीखी, और दूसरा अंगद की छाती में दर्द हो रहा था। आगे देखोगे यहाँ पे तो क्या है, ज्वार, ठीक है। तो ज्वार मतलब क्या होता है, इसके भी दो अर्थ होते हैं। पहला बताऊं, अनाज, है ना, अनाज खाने वाला ज्वार एक अनाज होता है ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ। तो मैं मक्का गेहूँ की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली ज्वार की बात कर रही हूँ। और ज्वार का मतलब एक और चीज़ होता है, क्या होता है, समुद्र के जल का ऊपर उठना, ठीक है। जब समुद्र का जल क्या होता है, ऊपर उठता है, तो उसी को क्या कह देते हैं हम लोग, ज्वार कह देते हैं, ठीक है। तो ज्वार का दो मतलब होता है, ज्वार का दो मतलब होता है, एक तो ये, दूसरा ये। वाक्य आप देख सकते हो, किसान अनाज उगाता है। दूसरा वाक्य है, वर्षा के मौसम में समुद्र का जल ऊपर उठने लगता है। सुमन, अभी सुमन का भी दो मतलब हो सकता है बच्चों।
देखो सुमन यानी फूल होता है, आप लोगों को पता है कि सुमन मतलब फूल, लेकिन सुमन मतलब एक और चीज होता है, वो क्या, विचारवान। जैसे क्या है, सु यानी सु और फिर मन, सु का मतलब बाद में बताती हूँ, मन देखो मन, ठीक है, जिसका मन क्या हो, सुंदर हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, सुमन कहते हैं। तो विचारवान हम लोग बोल सकते हैं, और सुमन मतलब फूल भी होता है। वाक्य आप देखो, बगीचे में फूल खिले हैं, फूल आया ना। फिर उसके बाद पुरानी पीढ़ी बहुत विचारवान थी। अभी आगे देखिएगा, यहाँ पे उपयोजित लेखन में प्रश्न क्या है कि कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या करना है, जैसे समझिए कि आपके घर में कोई साप्ताहिक पत्रिका आती है, तो वो आपको रेगुलर नहीं मिल रही है, वो कैसी हो गई है, इरेगुलर हो गई है। तो इसके लिए आपको शिकायत करनी है, ठीक है। तो पत्र लिखना है आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ये पत्र लिखा हुआ है, इसको कंप्लीट कर दिया है। आपकी टेक्स्ट बुक में आधा ही लिखा था, उसे आप लोगों को कंप्लीट करना था, जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करके दिया है। तो चलो बताती हूँ, यहाँ पे देखो इसका उत्तर क्या है, 21 जून 2019 ऐसे करके डेट डाला जाता है ना। फिर प्रति परिणय पत्रिका संपादक म.जी. रोड मुंबई। विषय क्या है बच्चों, साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत है। यानी साप्ताहिक पत्रिका आपको अनियमित रूप से प्राप्त होती है, नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है, तो इसके लिए शिकायत पत्र है। तो क्या कहते हैं, एक तारक शर्मा जी हैं जो शिकायत कर रही हैं कि मुझे क्या हो रहा है कि जो पत्रिका है वो अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, इसके कारण वो शिकायत कर रही है। क्या कहती है सुनो, मैं तारक शर्मा आपके साप्ताहिक पत्रिका की ग्राहक हूँ। यानी मैं कौन हूँ, आपके साप्ताहिक पत्रिका की ग्राहक, मतलब मैं लेती हूँ आपकी साप्ताहिक पत्रिका। पिछले कुछ सप्ताह से मुझे आपकी साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त हो रही है, यानी कि वो नियमित नहीं है, इरेगुलर हो गई है। मेरे साथ साथ घर के और सदस्य भी इस पत्रिका को पढ़ने के आदी हो गए। पढ़ने के आदी मतलब क्या, वो लोग भी मेरी तरह पढ़ना चाहते हैं उस पत्रिका को, परंतु पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने के कारण हम सभी उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, आपकी इस लापरवाही से हमें बहुत निराशा हुई है। कृपया आप पत्रिका समय पर उपलब्ध कराने की कोशिश करें। आशा है आप मेरी समस्या को गंभीरता से समझते हुए उसका समाधान जल्द ही करेंगे। धन्यवाद भवदिया तारक शर्मा। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को बच्चों पत्र अगर एग्जाम में आता है तो आप लोगों को लिखना चाहिए। ठीक है, अभी आगे क्या है मैंने समझा, तो ये पार्ट पढ़ने के बाद बच्चों आपने क्या समझा वो आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर देखो, व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में विश्राम करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। यदि मौका मिल भी जाए तो वह घरेलू कारणों से उसका लाभ नहीं उठा पाता। अतः हमें शहर पर जाने से पहले आवश्यक चीज़ों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे क्या है बच्चों, स्वयं अध्ययन। स्वयं अध्ययन मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, स्वयं अध्ययन मतलब क्या, खुद से अध्ययन, सेल्फ स्टडी। ठीक है, आप लोगों को खुद से ये करना है, पर फिर भी मैंने इसका आंसर दे दिया है ना, तो ये खुद से भी कर सकते हो। चलो आंसर भी बताऊंगी मैं, क्या दिया है, प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेशवाहक के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। देखो बच्चों, प्राचीन काल से लेकर के अभी तक, ठीक है, जो संदेश वहन के साधन हैं उनकी सूची आप लोगों को तैयार करनी है। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे पहले ज़माने में लोग संदेश पहुंचाने के लिए किसका उपयोग किया करते थे वो लिखो। फिर धीरे धीरे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ और आज तो मोबाइल फ़ोन आ चुका है, बस एक बटन दबाया पहुंच गया। अब तो बटन भी नहीं दबाना, स्क्रीन पे टच करो, आपका संदेश पहुंच जाएगा जहाँ पे भी आप पहुंचाना चाहते हो वहाँ पे, है ना। तो कमाल की बात है कि नहीं, पहले कबूतर और अभी मोबाइल फ़ोन। चलो ठीक है, बताती हूँ मैं। यहाँ पे एक और बात दी गई है, सचित्र, यानी कि चित्र भी आप लोगों को बनाना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे चित्र नहीं बनाया है, ये आप लोग प्लीज़ खुद से बनाइएगा। ठीक है, स्वयं अध्ययन है ना, तो आधा काम मैंने कर दिया है, आधा आप लोग कर लो। तो सबसे पहले क्या किया जाता था, कबूतर का उपयोग किया जाता था संदेश पहुंचाने के लिए, है ना। प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने की सुविधाएं नहीं थी, सच में नहीं थी। तब कबूतर ही संदेश वाहक का काम किया करते थे। संदेश वाहक मतलब क्या होता है, डाकिया। संदेश
एक चिट्ठी में लिखकर उसे एक नली में रखते थे और वह नली कबूतर के पैरों में बांध दी जाती थी। इसके अतिरिक्त मतलब इसके अलावा कबूतर को आवश्यक निर्देश भी दिए जाते थे। प्रशिक्षित होने के कारण वह रास्ता नहीं भटकता था। युद्ध के दौरान कबूतरों द्वारा ही महत्वपूर्ण संदेश हर जगह पहुंचाए जाते थे। अब आगे चलते हैं। ये तो कबूतर, पहले कबूतर, उसके बाद क्या आया स्टूडेंट्स, डाक सेवा आई, बराबर। तो डाक सेवा में क्या किया जाता था, जो डाकिया रहते थे वो ले जा करके संदेश या फिर कुछ पैसा, मनी ऑर्डर, आपने सुना होगा मनी ऑर्डर का नाम। मनी ऑर्डर मतलब क्या, पैसा भेजा जाता था एक जगह से दूसरे जगह पे, ठीक है। तो ये डाक सेवा में आता है सब कुछ। चलो एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। तो भारतीय डाक प्रणाली का इतिहास काफ़ी रोमांचक और पुराना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलो देखते हैं। पहली डाक व्यवस्था का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। उस समय घुड़सवारों द्वारा संदेश ले जाने की व्यवस्था की गई थी। बदलते माहौल के अनुसार इसमें भी परिवर्तन हुआ और भारत में पहला पोस्ट ऑफिस 31 मार्च 1774 को मुंबई में खुला था। सोचिए बच्चों, कितने पहले की ये बात है ना। मतलब ये कबूतर वाली बात तो इससे भी पहले की होगी, जब मतलब हम तो रहे ही नहीं होंगे, वो तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बहुत पुरानी। सोचो, फिर धीरे धीरे भारत के कई राज्यों में डाक सेवाएं शुरू हो गए। ये क्या लिखा है यहाँ पे, शुरू हो गए, गए कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो गए, इसको कट करते हैं, यहाँ पे देखो गए, इस तरीके से आप प्लीज़ लिख लेना। इसमें डाकिये चिट्ठियाँ पहुँचाने का कार्य करने लगे। यह सेवा वर्तमान युग में भी जारी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि डाक सेवा बंद कर दी गई है, अभी भी जारी है और इसके थ्रू कोई लेटर वगैरह अभी भी आता है, ठीक है। इसमें डाकिये चिट्ठियां पहुंचाने का कार्य करने लगे, ये तो हमने देखा ना। भारतीय डाक प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। अनेक डाकघरों में बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें लगाई गई हैं, जिनके माध्यम से मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखो हिंदी लिखते वक्त ना थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लिया करो। यहाँ पे डाकघरों आएगा, उधर प था ना, यहाँ पे आप शुरू हो गई लिख लीजिएगा, यहाँ पे डाकघरों, प्लीज़ आप इसको करेक्ट करना, गलत मत लिखना, ओके। अगला यहाँ पे देखो बच्चों क्या है, टेलीफोन। देखो पहले डाक सेवा, उसके बाद फिर कौन आया, टेलीफोन। तो टेलीफोन के आने से क्या हो गया, संदेश भेजना बहुत ही सरल हो गया। इसमें एक दूसरे से मौखिक रूप से बात करने की सुविधा बनाई गई, जिससे यह संदेश वहन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया। टेलीफोन के जरिए दूसरे राज्यों या देशों में रहने वाले लोगों से भी आसानी से संपर्क स्थापित होने लगा। उसके बाद टेलीफोन के बाद क्या आया स्टूडेंट्स, कंप्यूटर आया। तो विज्ञान की प्रगति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिससे हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने संदेश को ईमेल द्वारा कहीं पर भी तुरंत भेज सकते हैं। 7 समुंदर पार बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए बातें भी कर सकते हैं कि नहीं। कंप्यूटर से हम लोग बातें करते हैं ना, अभी तो स्मार्टफोन से करते हैं, परंतु कंप्यूटर संदेश वहन का सबसे महंगा साधन था, ठीक है। कंप्यूटर से कर तो सकते थे, लेकिन ये संदेश वहन का सबसे महंगा साधन था। फिर लास्ट में कौन आया भाई, मोबाइल, आप सभी का फेवरेट। मोबाइल के आविष्कार ने दुनिया में धूम मचा दी और आज वर्तमान युग में मोबाइल संदेश वहन का सबसे सस्ता साधन बन गया है कि नहीं। सबसे सस्ता साधन तो यही है, हमको यही लगता है। मोबाइल में संदेश वहन की सारी सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही किसी से भी वीडियो कॉल के जरिए आसानी से प्रत्यक्ष रूप से बात कर सकता है। इसमें ऑडियो कॉल की दरें भी बहुत सस्ती हैं। संदेश भेजने के साथ साथ यह मनोरंजन एवं जानकारी प्राप्त करने का भी साधन बन गया है। तो समझे स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारी प्रगति हुई है ना, इंसानों ने कैसे धीरे धीरे करके प्रगति की और वो कबूतर से कहाँ पहुँचा, कबूतर से शुरू किया और आके कहाँ तक पहुँचा, स्मार्टफोन तक। अभी देखो पता नहीं कितने कितने आविष्कार होंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ये जो लेसन था पूर्ण विश्राम, इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, तो चलो बच्चों अभी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।